लास्ट गुड क्लास मॉर्निंग में सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन किया था, ठीक है। और हम प्रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। पर्सपायरेशन, इसको जनरली आप जो है स्वेटिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जनरली गर्मियों के अंदर जो है स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बॉडी जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। बेटा, अगर जरूरत नहीं है तो आपने आपको म्यूट कर लिया करो। बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है एट 37 डिग्री सेल्सियस। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर लगभग 40-45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करती है? बॉडी परस्पायर करती है, ठीक है। पसीने निकालती है। पसीने निकालने से क्या होता है? आपकी बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा पानी आ जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं आपकी बॉडी है और इसके ऊपर मान लेते हैं पूरा पानी आ गया, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब ये पानी क्या करता है? पानी जो है आपकी बॉडी से एनर्जी खींचता है और इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। ये इवेपोरेट कर जाता है आपकी बॉडी से एनर्जी लेके। अब आपकी बॉडी से एनर्जी लेगा, इसका मतलब आपकी बॉडी में से एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी कम होने का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से थ्रू इवेपोरेशन बॉडी अपने आप का टेम्परेचर जो है मेंटेन करती है। तो ये भी क्या है? इवेपोरेशन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इवेपोरेशन की वजह से एक स्पेशल चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका ही एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। हाथ पड़ा वेपर प्रेशर। बेटा, अगर जरूरत नहीं होती है तो अपने आप को म्यूट रखा करो, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors at phase equilibrium in a closed container ये आपका वेपर प्रेशर होता है। कुल मिला के एक प्रेशर सिंपली जो कि एग्जर्ट होता है बाई वेपर्स, ठीक है। वेपर का मतलब क्या होता है? गैस स्टेट एट फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इन ए क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब ये क्लोज्ड कंटेनर का मतलब क्या होगा? क्लोज्ड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसकी सारी वॉल्स जो है सील्ड होती है, ठीक है। आप जो है इसको एक बोतल मान सकते हो। मान लीजिए बोतल है आपके पास, उसमें आपने जो है ढक्कन लगा रखा, टाइट कर दिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कंटेनर कहलाएगा। इसके अलावा ओपन कंटेनर भी होते हैं। ओपन कंटेनर का मतलब होता है इसकी एक वॉल जो है इमेजिनरी हो। इसका मतलब एक वॉल आपको जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हो, जैसे कि कोई ग्लास है, कोई कटोरी है, ठीक है, थाली है। ये सब क्या होते हैं? ओपन कंटेनर होते हैं। इनकी एक वॉल हमेशा इमेजिनरी या ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज्ड कंटेनर होता है और ये आपका ओपन कंटेनर होता है। तो यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा और, इस ये क्या कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के हमने शायद फेज इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ा था। ये इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए,
सबसे पहले वेपर प्रेशर मैंने आपको लिखवा दिया क्या होता है। वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट फेज इक्विलिब्रियम। अब ये फेज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अब देखिए, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है हमेशा इवेपोरेट करने की। ये मैंने यहाँ पे लिक्विड बना रखा है, ठीक है, ये लिक्विड का सरफेस है। लिक्विड के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी खींचेंगे, ठीक है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खींचेंगे और अपने आप को बाहर निकाल देंगे, बाहर धकेल देंगे, ठीक है बेटा, और ये बन गया वेपर। इसी तरह से जो है, किसी भी लिक्विड को आप जब इनिशियली एक डब्बे के अंदर डालोगे तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपर एरो को, ये आपका इवेपोरेशन हो रहा है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। इन स्टार्टिंग इवेपोरेशन इज फास्ट, इवेपोरेशन इज फास्ट। स्टार्टिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का मतलब है जब आपने कंटेनर के अंदर ये लिक्विड डाला था, ठीक है, और फेज इक्विलिब्रियम अचीव करने में कुछ टाइम लेता है, ठीक है। अब देखिए इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने की वजह से वेपर बनता जाएगा। अब ये वेपर जो है गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इधर उधर भागेगा, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी लॉस करके इतनी एनर्जी कम कर ले कि अगर ये वापस वापस जो है सरफेस से टकराता है तो वहीं जाके रुक जाए, ठीक है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आपके पास, अगर ये जाके सरफेस से टकराया और वहीं जाके रुक गया, ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कुल मिला के वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। तो इनिशियली कंडेंसेशन बहुत फास्ट होगा, और सॉरी, इनिशियली इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा और कंडेंसेशन बहुत स्लो होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इवेपोरेशन कम होता जाएगा और कंडेंसेशन ज्यादा होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसके ऊपर, क्यों सर? बेटा देखिए यहाँ पे वेपर हो गए, ठीक है, ह्यूमिडिटी बन गई एक तरह से। अब ह्यूमिडिटी बनने के बाद मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ओके सर। ठीक है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी हो सकती है पॉसिबल वो आपने रीच कर ली है। आपने जो है ये भी पढ़ा होगा कि पानी के अंदर मान लीजिए 100 ml वाटर है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आप शुगर कितनी डाल सकते हो, इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। इसके अंदर शुगर जो है आप जो है 50 ग्राम डाल सकते हो, मान लीजिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर डालोगे तो घुलेगी नहीं, वो जो है इसके कंटेनर के बॉटम के ऊपर जाके गिर जाएगी या चिपक जाएगी, ठीक है बेटा। तो उस पोजीशन को या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है बेटा। सैचुरेशन का मतलब होता है एक मैक्सिमम कैपेसिटी थी और वो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे रीच हो चुकी है, ठीक है बेटा। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुकी है इसकी, तो उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन ये लगभग दोनों बराबर होने लग जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये फेज इक्विलिब्रियम क्या है, एट फेज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है आपका बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस रेट से आपका कंडेंसेशन हो रहा है और जिस रेट से आपका इवेपोरेशन हो रहा है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके फेज इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब देखिए ये जो वेपर हैं इस कंटेनर के अंदर जो बचे हुए हैं एट फेज इक्विलिब्रियम, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम माप लेते हैं इस मैनोमीटर से। मैनोमीटर एक डिवाइस होती है बेटा फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मेजर करने की एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई सभी को, बोलिए। बैड पे करूँ था यस मैं सर। अपना भी। यस सर। तो कुल मिला के वेपर यस प्रेशर क्या होता सर। है, फेज इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आपका एक्सर्ट करता है वेपर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। नेक्स्ट देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवाई थी।
अब इसमें मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अब आपको पता लग चुका है वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है वेपर प्रेशर से रिलेटेड और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो बॉइलिंग आपको हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग हमेशा जो है ओपन वेसल के अंदर होती है, ओपन कंटेनर के अंदर होती है। कभी भी एक बंद कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को आप बॉयल नहीं करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कंटेनर बंद रहेगा तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर बंद कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो क्लोज्ड कंटेनर का प्रेशर कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है बेटा। और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। अब देखिए जनरली एक ऑब्जर्वेशन हमें दिखती है, जब भी हम पहाड़ियों में जाते हैं या थोड़ा हिली एरिया है, तो हिली एरिया में आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ स्लाइड के अंदर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेटा, इन हिली एरियाज, इन हिली एरियाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है आपकी बिकॉज द एयर इज थिन ऑन हिली एरियाज, so atmospheric pressure is less, atmospheric pressure is less। बेटा अगर काम नहीं है तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो सोहित, मैं काफी बार बोल चुका हूँ। हिली एरियाज में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हिली एरियाज में एयर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जब आप हिली एरियाज में जाओगे तो वहां पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि वहां पे अमाउंट ऑफ एयर कम हो जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर कम होने का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो गया। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए हिली एरियाज में जनरली खाना जब बनाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कुकिंग फूड इन हिली एरियाज इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। हिली एरियाज में खाना बनाना जो है काफी मुश्किल होता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है कि बॉयल आपका बहुत जल्दी कर जाता है वाटर, जितनी भी एनर्जी है वो बॉइलिंग में लग जाती है और खाना आपका पक नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम जो है सोल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रेशर कुकर, ठीक है। सो टू कुक फूड फास्टली वी यूज कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। अब देखिए प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, तो प्रेशर कुकर आपने देखा ही होगा सबने, ठीक है। एक कंटेनर होता है इस तरह से, ये इसका हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे ढक्कन लगा होता है और एक विसल लगी होती है। विसल में आपको पता है कुछ वेट होता है, ठीक है। अब देखिए विसल में वेट होने की वजह है आपकी, आपको कितना जो है प्रेशर वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसको बहुत हैवी बना देते हो तो इस कुकर के अंदर जो है काफी काफी सारी हीट यहाँ पे एग्जर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इस विसल को आप जो है थोड़ा सा लाइट बनाते हो तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो है खाना बहुत देर में पके, ठीक है बेटा। अब देखिए प्रेशर कुकर का मेन काम क्या है, प्रेशर कुकर का मेन काम है आपका प्रेशर इंक्रीज करना, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है,
अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जितना भी कंटेंट आपका इस कुकर के अंदर है, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा हीट डाल सकते हैं। ठीक है, आप अगर हीट कर रहे हैं तो इसको आप जो है हाई हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर किसी ओपन कंटेनर के अंदर आप कर रहे हो हिली रीजन्स के अंदर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, जनरली वेपर्स जो है ये आपके निकलते रहेंगे फटाफट। ठीक है, इस तरह से बबल्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, बॉइलिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है बेटा। अब देखिए बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग की वजह से जितनी हीट आप इधर से दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट वेपर लेके भाग जा रहे हैं। ठीक है, वेपर क्या कर रही है, जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करवा रहे हो, वो सारी की सारी हीट आप जो है लॉस कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ वेपर। अब देखिए यहाँ पे जो आपने खाना रखा हुआ था, वो खाना जल्दी नहीं पक पाएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि सारी हीट तो आपने वेपर्स की फॉर्म में लॉस कर दी। ठीक है, और जो खाने को चाहिए पकने के लिए हीट, वो इसको मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर इस खाने को डालते हैं। ठीक है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब जितना भी हीट आप दे पा रहे हो, वो सारी की सारी हीट इस सिस्टम को जा रही है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट आपने डाल रखा है, उस कंटेंट को ये सारी की सारी हीट जाएगी, वही आपको चाहिए जल्दी पकाने के लिए। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट आप दोगे खाने को, उतना ही जल्दी वो पकने वाला है। इसमें बताओ बेटा, कोई दिक्कत रह गई हो तो, या कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो अभी। सर ये जो वेसल है ये कैसे इंक्रीज करती है हीट एनर्जी? सर बेटा देखो, वेसल के ऊपर ये जो विसल लगी हुई है ना बेटा, इसका काम है प्रेशर इंक्रीज करना। ठीक है, इसका काम है प्रेशर इंक्रीज कैसे करना। करती है कैसे सर ये? कैसे करती है वो देखो। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंद कंटेनर है, तो उसके अंदर बॉइलिंग तो होगी नहीं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बॉइलिंग का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो आपका लिक्विड था और यहाँ पे वेपर बन गया। अब अगर आप इसको हीट करते जाओगे, अगर ये पूरा बंद कंटेनर है, ठीक है, ये विसल भी नहीं है मान लो इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। और इसी तरह से जो है कुल मिला के यहाँ पे कोई बॉइलिंग वाला प्रोसेस बनेगा नहीं। ठीक है, इवेपोरेशन होता रहेगा और प्रेशर बढ़ता रहेगा अंदर। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कुकर है, जिसके अंदर विसल नहीं है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक टाइम पे आके ब्रस्ट ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, फट जाएगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे विसल लगा के एक लिमिट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एक लोड लगा देते हैं यहाँ पे, और इसकी लिमिट बना देते हैं कि इतना प्रेशर जब हो जाएगा, तब जाके आपकी विसल जो है बजने लग जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, एक लोड लगा देते हैं। ये विसल का कुछ वेट होता है। ठीक है, वेट की वजह से क्या होगा, एक लोड अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये लोड क्या करेगा, एक प्रेशर लिमिट बना देगा। वो प्रेशर लिमिट रीच होने के बाद ये लोड जो है, आपका वेपर इसको कैरी कर सकता है, इसको उठा सकता है। ठीक है, जब उतना प्रेशर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये वेपर इसको उठाएगा और विसल आपकी बजने लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के एक प्रेशर लिमिट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देती है आपकी विसल। ठीक है, और विसल में मेन चीज क्या है, मेन चीज है इसका वेट। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना उतना ही ज्यादा आपका जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा विद इन दिस प्रेशर कुकर। अब बताओ, समझ में आई बात। यस सर। यस यस। यस सर यस सर तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनका मतलब आपने लगभग सेम माना है। ठीक है भाई, इवेपोरेशन में भी क्या होता है, इवेपोरेशन में भी एक लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉइलिंग में क्या हो रहा है, बॉइलिंग में भी आपका जो है एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, कभी कभी इनके डिफरेंस पूछ भी लिए जाते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होते हैं वो लिख लो। तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें, इवेपोरेशन जो होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा।
इवेपोरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस क्यों होता है? टू अटेन फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस क्यों होता है? ये हमेशा होता है टू अटेन फेज इक्विलिब्रियम, यानी कि वाटर जो आपका नॉर्मल किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है या किसी पॉन्ड के अंदर है, और वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, ये दोनों हमेशा किस में होने चाहिए? फेज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये बात और समझ लेना, कोई भी चीज स्टेबल होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा? स्टेबिलिटी होता है। अब देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने, जैसे कि सी शो पे झूलते होगे आप। ठीक है, कभी झूले होगे, तो सी शो पे जो है, अगर दोनों बराबर आप रुक जाते हो तो उस टाइम पे क्या आ जाती है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तब आप दोनों जो है, आप और आपका साथी दोनों स्टेबिलिटी पे होगे, दोनों स्टेबल होगे। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गया? आप दोनों स्टेबल होंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से नेचर के अंदर भी बहुत सारे टाइप के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम है जिसकी वजह से ये एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है इवेपोरेशन, और लगभग हर जगह आपको दिखाई देता है। इवेपोरेशन अगर आपको कम करना है तो ह्यूमिडिटी बढ़ा दो। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वेपर। ठीक है, तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं इफेक्ट। तो कुल मिला के इवेपोरेशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। और बॉइलिंग क्या है? तो बॉइलिंग जो है जनरली नहीं होती है। ठीक है, अपने आप नहीं होती है, तो इसको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। तो बॉइलिंग इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, बॉइलिंग जो है हम जबरदस्ती करवाते हैं बेटा, कभी भी बॉइलिंग अपने आप नहीं होती है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसको हम जबरदस्ती करवाते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसके अलावा इवेपोरेशन और बॉइलिंग की डेफिनेशन भी लिख के एक एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, एक इनका डिफरेंस होगा, इनकी जस्ट डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था, इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, ये हमेशा सरफेस से ही होता है। ठीक है बेटा, ये हमेशा क्या होता है? सरफेस का प्रोसेस होता है। सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो, बॉइलिंग जो है, ये बॉइलिंग हम जो है आपका बल्क प्रोसेस होता है, बल्क फिनोमेना होता है। बल्क का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसको समझने के लिए आप ये जो है डायग्राम बना ले। मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अगर कोई चीज सरफेस से निकल रही है या सरफेस के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस फिनोमेना बोलेंगे। ये आपका सरफेस है। ठीक है, देखिए सरफेस का मतलब क्या है? जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ग्लास में पानी ले लिया आपने, तो पानी जहां तक दिखाई दे रहा है वो क्या है? सरफेस है, वो उसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है सरफेस से होता है। सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या है? इवेपोरेशन है। ठीक है, तो इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होता है? सरफेस से होता है। ठीक है, अब देखिए बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब है सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं बल्क। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके बल्क बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपने जो है पानी को उबाला होगा, सबने उबाला होगा। ठीक है, किसी न किसी तरह से बॉईल होता देखा हुआ होगा आपने पानी को। अब देखिए, जब भी बॉइलिंग होती है तो नीचे से बबल बनने शुरू होते हैं। ठीक है ना, बॉइलिंग आपने देखी होगी, तो बॉइलिंग में क्या होता है? नीचे से बबल बनने शुरू होते हैं, इसका मतलब वो बबल कहाँ से निकल रहे हैं? बल्क से निकल रहे हैं, बीज से निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? बल्क फेनोमेना होता है, जो कि बीज से निकलता है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? बोलिए। मौज कर। यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा बॉइलिंग करके देखना पानी की। ठीक है, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो बॉइलिंग करके देखना, तो आपको पता लगेगा जो बबल ठीक है बन रहे हैं सर। वो बीज से बन रहे हैं। ठीक है, जो बीज से प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बल्क फेनोमेना, और जो सरफेस से होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। इसमें थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कैन हैपन
एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है इवेपोरेशन, ठीक है, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। और बॉइलिंग जो है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। इट हैपन्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है बेटा, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये 3 डिफरेंस आप लिख सकते हो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर, ठीक है। सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस अब सर। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, अब हमने जो है मोस्टली सारी की सारी बातें पढ़ ली है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से जो है थोड़ी बहुत बातें और भी डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ आपका है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ऑफ हीटिंग के बीच में। यहाँ पे आप टेम्परेचर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगे टाइम ऑफ हीटिंग। सर ये बनाना है। अब बेटा बना लेना इसको, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ऑफ हीटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ -10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस मान रहा हूँ, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ हम वाटर के लिए बना रहे हैं, H2O के लिए, ठीक है। H2O के लिए ये ग्राफ बना रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर आपने कांस्टेंट लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम ऑफ हीटिंग लिख रहे हो इन मिनट्स, और आप कांस्टेंट हीटिंग कर रहे हो, ठीक है। यानी कि गैस आपने जला दी और एक ही सेम फ्लेम के ऊपर जो है आप हीटिंग कर रहे हैं, उसको मंदा ये कम या तेज आप नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। कांस्टेंट हीटिंग आप कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो देखिए अगर आपने -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई सैंपल लिया वाटर का, तो -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप बता सकते हो पानी कैसा होगा? हाँ बेटा, पानी की स्टेट क्या होगी? Ice. आइस होगी, राइट। ठीक है, बिल्कुल Solid. ठीक है। आपका वाटर कैसा होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको आप हीट करते जा रहे हो, जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है तब तक ये किस स्टेट में रहेगा आप बता सकते हो? सॉलिड था, सॉलिड ही रहेगा ये, Solid. ठीक है। सॉलिड। तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका सॉलिड रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जब 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड को आप हीट करोगे, तब आप देखोगे कि टेम्परेचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ टाइम तक कोई भी चेंजमेंट आपको टेम्परेचर में नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। तो इस Yes, स्टेज के ऊपर आप मुझे बताओ कि वाटर का स्टेट क्या होगा, क्या वो सॉलिड होगा, क्या लिक्विड होगा, लिक्विड क्या एंड गैस होगा? सॉलिड बोथ। Liquid and solid. Both liquid and लिक्विड solid. एंड सॉलिड It can be बोथ, liquid and solid. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक जो है आपका सॉलिड था, उसके बाद ये जो है सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, यानी कि दोनों मिलेंगे आपको, सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। ये जो डबल एरो है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। यस। तो कुल मिला के आपका इस टाइम पे दोनों मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हीट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो हीट करने पर सॉलिड पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड को हीट करोगे तो डेफिनेटली आपको टेम्परेचर का चेंज मिलेगा, ठीक है बेटा। टेम्परेचर का चेंज मिलेगा, और टेम्परेचर का चेंज कहाँ तक मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा, ठीक है बेटा। अब टेम्परेचर का चेंज मिला आपको, मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में
आपको कौन सी स्टेट ऑफ मैटर मिलने लिक्विड। वाली है? लिक्विड लिक्विड डेफिनेटली यहाँ पे आपको लिक्विड लिक्विड स्टेट मिलने वाली है। ठीक है बेटा। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे जब एक बार पहुंच जाएगा आपका वाटर, तो उसको अगर फर्दर हीट करोगे तो आपको टेम्परेचर चेंज होता नहीं दिखाई देगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको टेम्परेचर चेंज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड एंड गैस बोथ। ठीक है, और लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। सिंस आप हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फर्दर गैस को आप हीट करोगे। अगर आप गैस को हीट करते हो तो फर्दर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एंड सो। ठीक है बेटा, तो ये जो है पूरा का पूरा ग्राफ आपके चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको गैसीय स्टेट मिलने वाली है। बोलिए, ये बात क्लियर है आपको? यस सर। यस सर यस सर। अब देखिए, ये भी बात आपको पता है कि जब स्टेट चेंज होती है तो वहां पे लेटेंट हीट होती है। ठीक है, अब देखिए लेटेंट हीट यहाँ पे भी है और लेटेंट हीट यहाँ पे भी है। ठीक है, लेटेंट हीट दोनों जगह है आपके पास। ठीक है बेटा, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका नाम भी अलग अलग रखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इस वाले हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। मेल्टिंग। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो LF लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो सकता है। अब देखिए, इस वाले लेटेंट हीट को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपराइजेशन ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम लिखते हैं LV से। ठीक है बेटा, इसको हम लिखते हैं LV से। तो ये लेटेंट हीट आपकी अलग अलग होगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इन दोनों लेटेंट हीट में से कौन सी ज्यादा होगी, ये दोनों लेटेंट हीट है आपके पास, इनमें से ज्यादा वैल्यू कौन किसकी होगी, बता सकते हो? हाँ बेटा, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? वेपराइजेशन तो वेपोराइजेशन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ध्यान रखना। इसकी वजह भी आप लिख सकते हैं। इसकी वजह ये होगी कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करने में आपको जो है केवल उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को थोड़ा सा वीकन करना आपने। ठीक है, जब आप फ्यूजन करते हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हल्का सा वीकन करते हो और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वहां पे आपके पास नहीं आती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड से जब आप गैस में कन्वर्ट करते हो, तो गैस में आपको पता है पार्टिकल्स के बीच में लगभग नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। तो कुल मिला के आपको गैस, लिक्विड से गैस बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ताकि आपके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएं कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना रहे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है? बोलिए। यस सर यस सर। सर तो ये Yes, ग्राफ sir. जो है आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी हल्की फुल्की हम जो है कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बात और है आपके पास, आपने जो है सब्लिमेशन के बारे में सबने पढ़ा है। सब्लिमेशन क्या होता है सबको पता होगा। ठीक है, सब्लिमेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, बता सकते हो? ये लिक्विड में क्यों नहीं कन्वर्ट होता है? हाँ बेटा, कोई वजह बता सकता है इसकी? नहीं पता सर देखिए, ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इसको हम एक प्रॉपर, आपके पास एक ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, तो फेज डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं।
फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है? फेज डायग्राम जो है एक ग्राफ होता है सिंपली, ठीक है। और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेटा, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। अब देखिए टाइम बहुत कम बचा है, मैं आपको वाटर के बारे में बता देता हूँ बात, ठीक है। तो वाटर के बारे में अगर देखोगे तो वाटर का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है, ये कुछ वाई शेप्ड ग्राफ आता है आपके पास, ठीक है। और ये ग्राफ जो है आपका होता है टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्टेट होती है जिसके ऊपर आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक साथ मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी कंडीशन है, एक कंडीशन वेयर वी गेट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट वंस, एक साथ मिलती हैं आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है दोबारा डिस्कस करेंगे। तो सब्लिमेशन जो है कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है। आज हमारा टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा बातें रहती हैं, ठीक है बेटा। तो एक्स्ट्रा बातें करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। Yes. ओके सर। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लास और लगेगी आपकी, ठीक है। ओके सर।